जो एसआईपी का फ्लो रहा है पिछले 10 साल में, इतनी तेज़ी से हमारा मंथली एसआईपी फ्लो बहुत तेज़ी से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया है, तो आगे जाके भी आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में ये फ्लो इसी तरह बना रहेगा, स्पेशली एसआईपी का फ्लो? तो लगभग 50% एसआईपी एक साल के बाद बंद हो जाती है। सो कुणाल, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इक्विटी, और इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है। तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके अलावा और भी कोई रेगुलेटर्स है जो मॉनिटर करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, ताकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा मतलब स्कैम तरीके से बाहर ना चला जाए? हाँ, तो ये एक अलार्मिंग फैक्टर है जो मुझे बहुत बार हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की टेक्निकलिटीज़ एग्जैक्टली नहीं पता होता है। बेसिक से बेसिक टेक्निकलिटी, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड का एनएवी कम है, किसी का ज़्यादा है, तो ऐसा है क्या कि दूसरा म्यूचुअल फंड महंगा है और पहला सस्ता है और हमको पहले में करना चाहिए? या फिर टेक्निकलिटीज़ जैसे कि अगर मैं म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहा हूँ तो जो फंड मैनेजर है वो मेरा कितना पैसा अपने पास रख लेगा और कितना मुझे देगा रिटर्न के तौर पे? या फिर जो टैक्सेशन है अलग अलग तरह के फंड्स में, वो कैसे वर्क करती है? तो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबका टैक्सेशन कैसे वर्क करता है वो भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जुड़ी है म्यूचुअल फंड्स में, और हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर, चाहे हम कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू भी कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हो, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वो म्यूचुअल फंड के पीछे काम कैसे चलता है। तो हम इसी के साथ इनवाइट करना चाहेंगे निखिल कोठारी जी को। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन सर, ये जो एनएवी हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के केस में, ये एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है? ओके, सो जैसे कुणाल स्टॉक में प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स में एनएवी होता है। राइट। कि एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है? सो म्यूचुअल फंड का एक पूरा पोर्टफोलियो होता है, उसमें कुछ कैश होगी, कुछ सिक्योरिटीज़ होगी, तो उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है सब मिला के, ओके, और कोई लाइबिलिटीज़ अगर किसी को देना है तो माइनस करके जो नेट पोर्टफोलियो वैल्यू है उसमें से डिवाइड करते हैं कितने यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है। ओके, सो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइड बाय द यूनिट्स जो होती है, उसका जो आउटकम आता है उसको एनएवी बोलते हैं। राइट। तो जैसे जो कोई भी समझ लीजिए कोई भी फंड स्टार्ट होता है, तो इनिशियली पहले नैव डिसाइड होती है कि चलो हम पहला नैव 10 रुपीज़ होगा। ओके, ये फिक्स होता है। ओके, तो समझ लीजिए एक एयूम जो फंड है उसने 100 करोड़ रुपए एनएफओ में रेज किए हैं। करेक्ट। तो 100 करोड़ रुपए रेज किए हैं, आपकी इनिशियल नैव होती है 10 रुपए, तो 100 करोड़ डिवाइड बाई 10, तो इसके मतलब वो 1 करोड़ यूनिट्स, सॉरी 10 करोड़ यूनिट्स इशू करेंगे। राइट। और अगर आपने समझ लीजिए 10,000 रुपये डाले हैं, तो आपको उसके 10,000 रुपये के हिसाब से डिवाइड बाई 10 रुपीज़, सो आपको 1000 यूनिट्स मिलेंगे। राइट। सो इनिशियल नैव 10 रुपये होती है, जितना भी पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है, जितने भी यूनिट आउटस्टैंडिंग होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, उससे नैव निकलता है। करेक्ट। तो ऐसा कुछ होता है क्या सर कि अभी इसका नैव 100 रुपये है और इसका 50 है, तो 50 वाले ले लेता हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? कोई नैव ज़्यादा होती है, किसी की नैव कम होती है। तो उसका कारण क्या है? तो समझ लीजिए आज कोई एक फंड 6 साल पहले आया। ओके, तो जब वो स्टार्ट हुआ था तो उसकी नैव 10 रुपये थी। 6 साल में समझ लीजिए उसने पैसा आपका डबल कर दिया है। ठीक है, तो उसकी नैव क्या हो जाएगी? 10 रुपये से 20 रुपये हो जाएगी। अब आज के दिन पे कोई भी नया फंड आएगा तो उसकी नैव तो 10 रुपये होगी। तो आप बोलोगे 20 रुपये वाला महंगा है, 10 रुपये से नहीं। उसका कारण है कि वो 6 साल पहले आया है, तो उसका रिटर्न आते गया तो उसके पोर्टफोलियो नैव 20 रुपये हो गई है। वैसे जो नया फंड आया उसकी नैव 10 रुपये होती है। तो एनएवी आपको कुछ भी डायरेक्शन नहीं देती। ओके, आपके लिए एनएवी जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उस समय एनएवी का कोई महत्व नहीं है। आपको ये देखना हो कि आपके इन्वेस्टमेंट होने के बाद एनएवी का कैसे कितनी मूव हो रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। राइट। तो आपने आज इन्वेस्ट किया, उसके 1 साल बाद 2 फंड में किसकी एनएवी ज़्यादा बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने कौन से नैव में डाला है कि इसकी नैव क्या है। तो लेट्स अज्यूम आपके 2 फंड्स हैं। ओके, फंड ए एंड फंड बी। फंड ए की एनएवी 100 रुपये है, फंड बी की एनएवी 10 रुपये है। तो और आपने दोनों में इन्वेस्ट किया, तो जब आपने 10,000 रुपये डाले हैं, 100 रुपये की एनएवी में डाले हैं तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे, और वहीं आपने 10 रुपये की एनएवी में डाले हैं तो आपको 1000 यूनिट्स मिलेंगे। तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन किस फंड में डाला है। समझ लीजिए मार्केट ने 10% दिया है, तो फंड ए की एनएवी जो 100 रुपये की थी वो 110 रुपये हो गई। फंड बी की एनएवी जो 10 रुपये थी वो 11 रुपये हो गई। सो पहले वाले केस में आपके 100 यूनिट्स थे, 100 इंटू 110 रुपये, तो आपके पोर्टफोलियो 11,000। दूसरे वाले में आपके पास 1000 यूनिट्स थे, 11 रुपये के हिसाब से 11,000 रुपये। तो दोनों के केस में आपका पोर्टफोलियो वैल्यू सेम रहा है, क्योंकि दोनों ने 10% रिटर्न ही दिया है आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद। सो आपने किस एनएवी में डाला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एनएवी ग्रोथ कितनी हुई है आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो इंपॉर्टेंट है।
बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद NAV का जो ग्रोथ है वो फंड ए या फंड बी में कैसे होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है। अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो कोई भी फंड जो पुराना होगा, राइट, जिसने 5 साल 10 साल 15 साल बिताए हैं, उसकी NAV नए फंड से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तो 15 साल 10 साल रह चुका है, तो उसकी NAV हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो नया फंड है। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि मुझे 10 रुपये NAV लेना चाहिए। अगर हम थियोरेटिकली देखें, राइट, और वैसे देखें तो जो पुराना फंड जिसकी NAV ज़्यादा है उसके पास तो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद हिस्ट्री है कि उसने फंड ने इतने साल से इतना रिटर्न दिया है। जो नया फंड है वो तो आपको पता भी नहीं कैसा करेगा। तो वैसे देखें तो पुराने फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नए फंड्स में ऑन एन जनरल ट्रेंड, क्योंकि उसका आपको परफॉर्मेंस आपको पता है एज़ कम्पेयर टू नया फंड। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की ब्रॉडली बात करें खर्चे के हिसाब से, तो भी जिसका EUM ज़्यादा होता है, जो उसने उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू नए फंड से। करेक्ट, राइट। तो वैसे प्रैक्टिक मिथ के हिसाब से देखें तो ये गलत मिथ है। करेक्ट, ये तो वही बात हो गई सर कि MRF का स्टॉक जो है वो रिलायंस से बड़ा है, बट एक्चुअल में नहीं है। वो भले ही 1.25 लाख करोड़ का शेयर प्राइस है, पर रिलायंस मार्केट कैप में बड़ा है तो रिलायंस ही बड़ा रहेगा। करेक्ट। आपने सर बीच में एक पॉइंट बोला एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो हम सब जानते हैं कि जो फंड मैनेजर्स है या फिर जो AMC है वो अपनी जो फीस चार्ज करती है वो एक्सपेंस रेशो के नाम पे चार्ज करती है। तो सर ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है, और अलग अलग AUM के हिसाब से एक्सपेंस रेशो कैसे कैसे चेंज होता रहता है, उस पर थोड़ा सा हमको एक्चुअल टेक्निकलिटी पे थोड़ा बताइए कि कैसे वर्क करता है वो। पहले तो आप समझिए एक्सपेंस रेशो होता क्या है। ओके, अगर एक फंड हाउस को फंड चलाना है तो उसके खर्चे होंगे, जैसे उसके फंड मैनेजमेंट के खर्चे होंगे, उसके मार्केटिंग के खर्चे होंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होंगे, उसका लीगल कॉस्ट होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। तो इस काफ़ी सारे खर्चे होते हैं कोई भी फंड को चलाने के। तो सेबी डायरेक्ट करती है कि एक फंड हाउस की एक स्कीम पे मैक्सिमम वो कितना चार्ज कर सकती है। तो सेबी ने मैक्सिमम अमाउंट जो है परसेंटेज वाइज वो डायरेक्ट करके रखा है कि इतना ही आप चार्ज कर सकते हो। और उसी में सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले मैं कवर करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक रेगुलर फंड्स होते हैं, एक डायरेक्ट फंड्स होते हैं। तो रेगुलर फंड्स में सारे खर्चे जो मैंने आपको कहा, फंड मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, सब इन्वॉल्व होता है। जो डायरेक्ट होते हैं उसमें केवल जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है वो नहीं होता है। तो कंपैरेटिवली जो एक्सपेंस रेशियो होता है डायरेक्ट का वो रेगुलर से कम होता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। राइट, ओके। तो सेबी ने जो डायरेक्ट किया है वो खाली रेगुलर फीस का उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि इतना मैक्सिमम हो सकता है। डायरेक्ट वो अपने आप निकलते हैं डायरेक्ट की एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि जो भी रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो है उसमें से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी हटा देते हैं तो वो डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो बन जाता है। तो इस तरह से एक्सपेंस रेशियो बनता है। अब जो लिमिट्स है सेबी ने क्या डिफाइन किए, तो सेबी ने 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। एक हो गई इक्विटी स्कीम्स, एक हो गई डेट स्कीम्स, एक हो गई इंडेक्स और ETF स्कीम्स। तो ये 3 अलग तरह की स्कीम्स होती है। तो इक्विटी फंड में क्या डायरेक्शन किया है, सेबी ने कहा है कि जब तक आपका फंड 500 करोड़ का है, ओके, 0 to 500 करोड़ छोटा EUM का है, तब आप 2.25% चार्ज कर सकते हो। तो जो भी आपका EUM है उसका 2.25% मैक्सिमम आप चार्ज कर सकते हो। अब वो फंड हाउस के ऊपर है कि वो मैक्सिमम चार्ज करना चाहिए, उससे कम करना चाहिए, दैट्स अ फंड हाउस कॉल। बट आप मैक्सिमम जो चार्ज कर सकते हो 2.25 का है। अब अगर आपका खर्चा उससे ज़्यादा भी है तो भी आप चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर एग्जाम्पल देंगे तो फंड का अगर 100 करोड़ का EUM है तो उसका मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो जो हो सकता है 2.25 करोड़, वो 2.25 करोड़ हो सकता है। उसके खर्च पूरे साल भर का, ओके। और उसके खर्चे उससे 2.25 करोड़ से बहुत ज़्यादा होंगे, बट फिर तो वो फंड हाउसेस लॉस बनाती हैं। ओके, तो मैक्सिमम अब जो चार्ज सभी ने डायरेक्टली किया हुआ है। तो पहला 500 करोड़ तक आप 2.25% चार्ज कर सकते हो। उसके बाद जो 500 to 750 करोड़ होते हैं उसमें आप 2% चार्ज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका EUM बढ़ते रहता है आप परसेंटेज जो चार्ज कर सकते हो इंक्रीमेंटल EUM पे वो कम होते रहता है। राइट, तो फिर आपका अगले 750 से 1250 होंगे तो आप केवल 1.75% चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपका 1250 से 3000 तक होंगे तो आप खाली 1.6% चार्ज कर सकते हो। और फिर आपका 5000 करोड़ 3000 to 5000 में आप केवल 1.5% का चार्ज कर सकते हो। और उसके बाद हर जैसे जैसे आपका 5-5 हज़ार करोड़ से EUM बढ़ते रहेगा आपका 0.05% से एक्सपेंडिचर कम होते रहेगा। तो जब आपका फंड 50,000 करोड़ का हो जाता है तो मैक्सिमम यू कैन चार्ज फ्रॉम द इंक्रीमेंटल इज 1.05%। तो जैसे से EUM बढ़ते रहता है आपकी फ़ीस कम होती रहती है। तो सेबी बोलती है क्योंकि स्केल का बेनिफिट मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो सेबी ने कहा कि क्योंकि आपके फंड मैनेजर सेम रहेंगे, आपकी रिसर्च टीम प्रीडोमिनेटली सेम रहेगी, राइट, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, कुछ चेंज होंगे बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। तो जैसे जैसे आपका EUM बढ़ते रहता है आपको स्केल का बेनिफिट है वो इन्वेस्टर को देना पड़ेगा।
राइट, तो वो अपने आप ही आपका एक्सपेंस कम होते रहता है। तो इसमें फंड हाउस अब ऐसा नहीं कि अपने प्रॉफिट भी खाली बढ़ा सकती है, उनको एक्सपेंस उतना ही चार्ज करना पड़ेगा जितना सेबी डायरेक्ट करती है। तो ये तो मैंने कहा इक्विटी स्कीम्स का, राइट। इसमें सर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कुछ भी हो, फ्लेक्सी कोई कैप, भी मल्टी इक्विटी कैप? ओरिएंटेड ओके, स्कीम हो, कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम हो जहाँ पे आप मोर देन 65% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका आप मैक्सिमम इतना चार्ज कर करेक्ट, सकते हो। करेक्ट। जो डेट की कैटेगरी है इसमें थोड़ा सा ट्विकिंग है। जो इक्विटी जब 2.25% स्टार्ट होती है, डेट में जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो 2% है। ओके, ओके, तो पहला 500 करोड़ पे आप 2% चार्ज करते हो, उसके बाद आप 500 या 750 में 1.75% चार्ज करते हो, फिर आप टू 1250 करोड़ में आप 1.5% चार्ज करते हो, फिर आप 1.25% चार्ज करते हो। ऐसे से कम कम होके लास्ट में अगर आपका फंड 50,000 करोड़ से ऊपर का रहता है तो 0.8% मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो। ओके, ओके, तो ये हो गया इक्विटी और डेट स्कीम का। सभी बोले अगर इंडेक्स फंड है, ETFs है, तो मैक्सिमम आप 1% ही चार्ज कर सकते हो, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। इरेस्पेक्टिव साइज, और मैक्सिमम ही 1% चार्ज कर सकते ओके, हो। तो इस तरह सभी ने ब्रॉड एक्सप्लेनेशन डिफाइन किए हुए हैं, और एवरी फंड हाउसेस फॉलो दिस होल मैट्रिक्स। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि अरे फंड तो इतना बड़ा हो गया, मेरा खर्चा भी उतना ही है। ऐसा नहीं है, आपका खर्चा भी कम होते रहता है। बट इन्वेस्टर के लेवल पे कोई इन्वेस्टर सोचता है कि मैं कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा खर्चा दे रहा हूँ, या कोई ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो कम खर्चा दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो फंड हाउस के लेवल पे चार्ज होता है, चाहे आप 50 करोड़ के इन्वेस्टर हो, चाहे 5,000 के इन्वेस्टर हो, आपका एक्सपेंडिचर दोनों के लिए सेम होता है। जो भी फंड स्कीम का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे एप्लीकेबल। फॉर द व्यूअर्स, ऐसा क्यों है कि डेट फंड का एक्सपेंस रेशो कम से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चल रहा है, लेकिन इक्विटी का थोड़ा सा ज़्यादा होता है? क्योंकि क्या होता है, इक्विटी में तो जो रिसर्च होती है उसमें जो आपकी स्किल्स होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है आपकी, क्योंकि आपको स्टॉक पिकिंग में आपकी जो एनालिस्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं आपको, तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेट स्कीम में। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना है तो आपकी खाली रिसर्च ड्यूरेशन पे होती है, आपको क्रेडिट क्वालिटी पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स है। तो कंपैरेटिवली जो आपका खर्चा होता है वो कम होता है। बट रियल लाइफ में आपको मैं बताऊं तो इक्विटी में मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेज जो भी मैक्सिमम अलाउड लिमिट है अधिकतर चार्ज करती है। डेट में तो जो मैक्सिमम अलाउड वो चार्ज ही नहीं करते, वो हमेशा फार लोअर चार्ज करती हैं, क्योंकि फंड हाउस को भी कॉम्पिटिटिव रहना है। तो वो भी जानती है कि अगर मेरा खर्चा एक्स अमाउंट है तो मैं एक्स प्लस वाई चार्ज करूँगा। इसका मेरे को अलाउड अगर 2x है तो इसका मतलब नहीं है कि मैं 2x चार्ज करूँगा। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द डेट स्कीम देखोगे, ओके, वो अपने अलाउड लिमिट से काफ़ी कम चार्ज करती है। अगर आप लिक्विड फंड देखोगे, राइट, जहाँ पे जैसे मैंने कहा 50,000 करोड़ से ऊपर का फंड है तो आप 0.8% चार्ज करते हो। पर लिक्विड फंड मोस्ट ऑफ स्कीम आप देखोगे तो वो 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा चार्ज कर रही है, राइट। तो अलाउड लिमिट को डेट में यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि आपका खर्चा कम लगता है, क्योंकि आपका जो फंड मैनेजमेंट टीम होती है, जो रिसर्च टीम होती है, वो कंपैरेटिवली डेट इक्विटी से कम लगती है, और डेट में आपका AUM भी बड़ा आता है, राइट। ओके। इक्विटी में आपकी रिसर्च स्कीम, आपकी माइक्रो रिसर्च बहुत करना पड़ता है, आपको जाके इंडस्ट्री के कंपनी से मिलना पड़ता है, उनके आपको अलग अलग लोकेशन में जाके कंपनी से बात करते हैं, उनके प्लांट विजिट करते हो, आपको थर्ड पार्टी रिसर्च करनी पड़ती है, तो आपका खर्चा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो इक्विटी में थोड़ा सा ज़्यादा लिमिट है एज़ कम्पेयर टू डेट। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स अपना जो लिमिट है वहाँ तक जाते भी नहीं है, उससे पहले ही रेशो चार्ज करते ताकि वो लोग कॉम्पिटिटिव रह पाए इंडस्ट्री में। तो इक्विटी स्कीम में वो अधिकतर चार्ज करते हैं जो भी मैक्सिमम अलाउड लिमिट है, पर जैसे आपका AUM बढ़ते रहता है तो स्कीम अपने आप ही एक्सपेंडिचर कम होते रहते हैं। डेट स्कीम में जैसे आपने कहा ये सही है कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, राइट, यू हैव टू बी, आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर से। सो डेट स्कीम में वो अलाउड लिमिट यूज़ ही नहीं होती है। तो म्यूचुअल फंड में सर मैं बहुत बार देखता हूँ कि जैसे जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, कभी भी अलग से बैंक से डेबिट नहीं होता अमाउंट एक्सपेंस का। तो म्यूचुअल फंड्स कैसे चार्ज मुझे कैसे करते हैं फॉर माई एक्सपेंस दैट इट्स टू बी इंकर्ड? सो जैसे मैंने कहा आपका एक लिमिट है कि आपको इतना चार्ज कर सकते हैं। तो हर दिन क्या होता है कि जैसे आपका पोर्टफोलियो वैल्यू आया, राइट, तो आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी कैश है, सो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू आ गया। तो समझ लीजिए एग्जांपल, उस स्कीम का AUM 100 करोड़ है, ओके। मैक्सिमम अलाउड लिमिट उसको है 2.25% अगर इक्विटी स्कीम है, तो वो पूरे साल भर में उस दिन पे वो 2.25 करोड़ चार्ज कर सकती है पूरे साल भर का। तो आज वो एक दिन हुआ है तो 2.25 करोड़ डिवाइड बाय 365, ओके। तो जो भी अमाउंट होता है उतना उसका चार्ज हो जाता है। तो आपको जो पोर्टफोलियो वैल्यू दिखता है, समझ लिया 100 करोड़ था, उसमें से उतना चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा, राइट, वो आपका नेट पोर्टफोलियो वैल्यू होता है, उसमें से आप नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड करते हो तो आपका NAV आ जाता है। तो जो आपको NAV दिखती है वो पोस्ट फीस होती है। फीस आपकी हर दिन कैलकुलेट होती है, ओके, एवरेज और एसेट्स पे कैलकुलेट होती है, और वो आपका हर दिन डिडक्ट होते रहता है आपके पोर्टफोलियो वैल्यू से। और सिंस एवरी डे डिडक्ट हो रहा है और इतना छोटा अमाउंट है,
हमें पता भी नहीं चलता कि कब एनएवी से डिडक्ट हो गया और हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू ग्रो होती रहती है। पोर्टफोलियो तो आपको जो रिटर्न दिखता है वो सब पोस्ट फीस है। करेक्ट। तो आपको म्यूचुअल फंड में अलग से फीस की कैलकुलेट नहीं करना होता है। तो जो भी आपने, अगर आप गूगल करते हो और आप एनएवी देखते हो, तो एनएवी पोस्ट फीस, तो आपको ये देखना है कि आपने किस एनएवी में बाई किया था और आप किस एनएवी में आज उसकी एनएवी है। तो जो भी रिटर्न, जो भी ग्रोथ हुआ है वो आपका रिटर्न है, विच इज पोस्ट फीस। करेक्ट। ओके, तो वो आपका रिटर्न है, एनएवी फीस अपने आप उसमें से डिडक्ट हो चुकी है। आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप ETF और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में और जानना और सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हमने गजेंद्र कोठारी सर के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पे एक फ्री कोर्स बनाया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स, म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजीज, म्यूचुअल फंड्स कैसे और कब सिलेक्ट करे, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, कैसे म्यूचुअल फंड्स की थीम्स को सिलेक्ट करे, उन सभी चीज़ों को कवर किया है। एंड एट द वेरी सेम टाइम हमें लगता था कि गजेंद्र कोठारी सर के साथ ये कोर्स बनाना सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि उन्होंने खुद ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करके 50 से 55 करोड़ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना लिया है, जो कि करीबन 20 से 22% केगर पे ग्रो कर रहा है। सो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको सिखाए जो खुद उस इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर एसेट क्लास को पिछले 15-20 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हो और उसने अपनी खुद की वेल्थ जनरेशन वहां से की हो। तो जैसे ही आप इस वीडियो को फिनिश करते हैं, आप जल्दी से उस कोर्स पे जाइए, फ्री में एनरोल करिए और अपनी म्यूचुअल फंड के नॉलेज को इंक्रीज करें। और सर, जो SIP का फ्लो रहा है पिछले 10 साल में, इतनी तेज़ी से हमारा मंथली SIP फ्लो बहुत तेज़ी से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया है। रिटर्न्स भी बहुत अच्छे रहे, इसलिए भी एक कारण है कि इतने एग्रेसिवली लोग डाल रहे हैं, और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी इतने नहीं बचे हैं जहाँ पे वो लोग अपना पैसा राउट कर सके। तो आगे जाके भी आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में ये फ्लो इसी तरह बना रहेगा, स्पेशली SIP का फ्लो? सो मैं कहूँगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड के लिए ये ड्रीम रन था। राइट। ओके, सबसे पहले डिमॉन आया था। ओके, डिमोनेटाइजेशन के कारण लोग को ये समझ में आ गया था कि पैसे को कैश में मत रखो, पैसे को बैंक के रूट के थ्रू इन्वेस्ट करो। तो जो भी पैसा, हम बोल सकते हैं कि जो पैसे बाहर थे, जो बैंक में नहीं थे, वो पैसे बैंक में आ गए। बहुत लोग के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, राइट, तो सब ने उन्होंने बैंक अकाउंट खोल दिया था उनके पास। हालांकि वो सब कुछ वाइट इनकम ही थी, बट क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था तो पैसे घर पे रहते थे। राइट। तो डिमोनेटाइजेशन होने के बाद वो पैसे अपने आप बैंक में चले गए, तो सबके बैंक अकाउंट खाते खुल गए। ओके, फिर हमारे पास दूसरा रेवोल्यूशन आया, डिजिटलाइजेशन, कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो अब जैसे पहले क्या होता था कि अगर मुझे एक रिमोट गांव से किसी का कॉल आया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे पास कोई सुविधा ही नहीं थी कि मैं उसका KYC कैसे करूं, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट कराऊं। नाउ इट्स ओनली 5 मिनट प्रोसेस। मैं ऑनलाइन KYC कर सकता हूँ, KYC करने के बाद उसका बैंक अकाउंट है, उससे मैं मैंडेट कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, उससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन का है, आप पूरे इंडिया को कैप्चर कर सकते हो करने के लिए। थर्ड, मैं क्रेडिट दूंगा आप लोग को, ओके, क्योंकि आप लोग ने जो अवेयरनेस क्रिएट किया है, राइट, वो अनपैरेलल है। हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि गांव में Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ में लोग को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नॉलेज होगा, राइट। लोग को FD के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था, ओके, बिकॉज ऑफ होल community of influencers who have created lot of knowledge about industry, about equity markets, about mutual funds, about everything, right। तो उससे क्या है, और फोर्थ आया हमारा जियो कनेक्शंस, जो हर आदमी को इंटरनेट दे दिया था। तो उससे बहुत लोग ने बहुत नॉलेज कंज्यूम किया है, राइट, और उससे अवेयरनेस बहुत क्रिएट हुआ है। और फिर प्रॉब्लम क्या था कि जब कोविड आया था, इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे हो गई थी, तो बैंक की एफडी रेट्स 3, 4, 5% पे आ गई थी। तो लोग को लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ महंगाई को बीट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कोई तो ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा जहाँ पे मेरे पैसे महंगाई को बीट करे। तो उस टाइम पे जो नॉलेज जो क्रिएट हुआ था, लोग को समझ में आया कि हाँ, पिछले 10-15 साल में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो एक अच्छा पैसा ग्रो हुआ है, ओके। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे स्मॉल बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट किए थे, राइट, कि हम चलो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो जो हमारी, अगर मैं जनवरी 2022 की नंबर लूँ तो लगभग वो भी काफ़ी अच्छा नंबर था कि 11,000 करोड़ की SIP बुक हो गई थी। हर महीने नियमित रूप से लोग SIP कर रहे थे, ओके। फिर आया सबसे बड़ा बुल मार्केट, एक वन ऑफ द बिगेस्ट बुल मार्केट की आपकी जो SIP थी, आपको रिटर्न दिख रहे थे, आपकी ग्रोथ हुई है, तो आपका कॉन्फिडेंस और आता है कि हाँ, मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो मैं देख रहा हूँ कि पहले तो आपने खाली सुना था TV पे या YouTube पे कि हाँ ग्रोथ होता है, अब आपने अपने एक्चुअल स्टेटमेंट में देख रहे हो कि आपने जो X अमाउंट डाले थे उसकी अमाउंट बढ़ गई है, राइट, और नियमित रूप से मेरे अकाउंट से कट रहा है और SIP वैल्यू
बढ़ती जा रही है। Correct. तो लोग का कॉन्फिडेंस और आते गया, तो लोग और इन्वेस्ट करते गए, और SIP बुक आज के दिन पे 25,000 करोड़ की SIP बुक हो गई है। और कोई ऐसा डेटा पॉइंट जो है जो आपने देखा हो कि हाँ भाई इतनी SIP स्टार्ट होती है, इतनी बंद हो जाती है, कब बंद हो जाती है वो? हाँ, तो ये एक अलार्मिंग फैक्टर है जो मुझे हमेशा वो करता है कि ये SIPs को ग्रोथ करने के लिए हमको और क्या काम करना पड़ेगा। तो आज के अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे डेटा देखें तो लगभग 50% SIP एक साल के बाद बंद हो जाती है। ओके, तो हो सकता है रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, किसी के कैश फ्लोज प्रॉब्लम आ गया होगा या किसी को स्कीम चेंज की होंगी, तो वो डेटा कैप्चर नहीं होता, बट डेटा ही कैप्चर होता है कि कितनी SIPs बंद हुई है। और यही हम देखेंगे 5 साल से ऊपर कि SIP कौन सी एक SIP कंटिन्यू चल रही है, वो केवल 10% नंबर है। ओके, तो ये जो नंबर है ये हम सबका एक जो मेन उद्देश्य होना चाहिए कि इस नंबर्स को हम कैसे करें कि जो 10% है ये बढ़ के 50% हो जाए, और ये जो 50% है जो एक साल में SIP बंद हो जाती है वो कम होके 10% हो जाए। तो अगर हम ये अचीव कर सकते हैं कि जो SIP स्टॉप होती है एक साल में वो केवल 10% हो, और जो 5 साल से ऊपर जो SIP चल रही है वो 50% से ऊपर हो, तो मेरे ख्याल से हम एज ए कंट्री हम एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बेस को बनाएंगे जो एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन किया है अपने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके। सर आपने बैंक्स के बारे में कहा कि लोग बैंक के FD में ही विश्वास रखते थे, पहले उनको कुछ पता भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि बैंक के FDs में एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत था लोगों की, मैं बैंक में पैसा FD में करा रहा हूँ तो ये पैसा मेरा कहीं जाएगा नहीं। सेफ्टी लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकेंड चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है, राइट, तो म्यूचुअल फंड के पास पैसे उनके पास नहीं होते, वो सारे पैसे आपके कस्टोडियन के पास होते हैं। करेक्ट। तो और कस्टोडियन बैंक ही होती है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड, उसके कस्टोडियन कौन है? तो उसके कस्टोडियन हो गए HDFC बैंक। तो उनके आपके जो पैसे जाते हैं वो उनके जो कस्टोडियन है उसके पास ही जाते हैं। तो इज एज गुड एज जो आपके पैसे वहाँ पे हैं। तो बैंक यूज़ नहीं कर सकता कोई और काम के लिए पैसे? वो और कोई काम के लिए यूज़ नहीं कर, वो ट्रस्ट डोमिनेटेड पैसा है। वो आप एक यूज़ करने की बात करो, वो एक स्कीम से दूसरे स्कीम के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। कि अगर उनको जैसे एग्जांपल एक स्कीम है, म्यूचुअल फंड के बहुत सारी स्कीम्स होती है, तो हर स्कीम का अलग अलग बैंक अकाउंट होता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड के सारे एक ही अकाउंट है, नहीं, हर स्कीम के अलग अलग बैंक अकाउंट होते हैं, हर स्कीम के लिए अलग अलग पैसे होते हैं। ओके, तो वो पैसा जैसे उनके उसी बैंक में जाएगा, और जो भी आप जो सिक्योरिटीज बाई करते हैं, जैसे उन्होंने स्टॉक्स खरीदे, राइट, वो SBI SG ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जाता है। तो वो कस्टोडियन है, उनका काम खाली है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, राइट। तो उनका मेन है कि आपने जो सिक्योरिटीज बाई की है उसकी जो डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, वो उनके खाते में आया कि नहीं आया। जब आप कोई सेल कर रहे हो तो उतने ही सिक्योरिटीज बाहर गई है, तो पूरा रिकॉर्ड कीपिंग होता है, सेफ गार्डिंग होता है। तो AMC के पास कुछ भी पैसे नहीं है, और स्पॉन्सर आपके पैसे को छू भी नहीं सकता है, क्योंकि इट्स रन लाइक अ ट्रस्ट, राइट। तो ये पैसा आपको ही बिलोंग करता है। जब आप रिडेम्पशन करोगे, कल कोई बैंक्रप्सी हो, तो ये पैसा सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। तो AMC स्पॉन्सर इसमें से कुछ पैसा नहीं ले सकता है। तो आप निष्फिक्र रहिए, राइट, और आप इस जो SIP कर रहे हो उसको करते रहिए। आपके पोर्टफोलियो वैल्यू उतार चढ़ाव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट, राइट। अगर मार्केट गिरे हैं तो आपके पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है, मार्केट ऊपर गए हैं तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। बट कोई भी पैसा आपका साइफनिंग ऑफ कर सकते हैं कि वो अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट में भी पॉसिबल नहीं है, रेगुलर फंड में पॉसिबल? रेगुलर डायरेक्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द फंड। ओके, AMC वैसे ही मैनेज करती है जैसे उसको मैनेज करना है। सेम सिक्योरिटीज बाई होती है, सेम कस्टोडियन है, सब कुछ सेम है। केवल डिफरेंस ये होता है, जैसे मैंने कहा कि हर दिन जो NAV कैलकुलेट होती है उसमें से एक्सपेंस रेशियो माइनस होता है। तो डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर, तो आपको NAV का स्मॉल डिफरेंस दिखेगा, वही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो सर ऑन इन्वेस्टिंग साइड ऑफ थिंग्स, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर मैं ब्रॉडली समझूं तो म्यूचुअल फंड की कितनी कितनी कैटेगरीज होती है जहाँ पे एज ए रिटेल इन्वेस्टर में जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ? सो ब्रॉड अगर हम बात करें, ओके, बहुत सारी स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड में। अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो म्यूचुअल में 5 जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला होता है इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, जहाँ पे आपका मैक्सिमम जो पैसा होता है, राइट, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, राइट। तो वो हो गया इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। सेकंड होती है डेट ओरिएंटेड स्कीम। डेट ओरिएंटेड क्या होंगे? जहाँ पे आपका पैसा होता है वो मैक्सिमम जाएगा, जो पैसा वो डेट में जाएगा, विच इज लाइक अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। तो जहाँ पे उतार चढ़ाव कम होंगे पर वो आपका मोरलेस फिक्स रिटर्न करेक्ट आता है। थर्ड जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड कैटेगरी। हाइब्रिड कैटेगरी होगा मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो कोई लोग बोलेंगे मुझे इक्विटी की जितना उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, राइट, पर मुझे डेट जितना रिटर्न मतलब रिस्क भी इतना लिमिटेड नहीं चाहिए, तो मुझे आई डोंट माइंड टेकिंग स्लाइटली हायर रिस्क, तो उसमें मैं उसको मैं हाइब्रिड स्कीम में डालता हूँ, विच इज मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, राइट। उसमें भी बहुत अलग अलग तरह की स्कीम्स होती है, किसी में इक्विटी कम होगा, किसी में इक्विटी ज़्यादा होगा। फोर्थ होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड।
सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड किसी को अगर रिटायरमेंट के लिए ही डालना है तो एक कोई स्कीम्स होती है जो रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स होती है, कोई स्कीम है जो चाइल्ड ओरिएंटेड स्कीम होती है कि मुझे अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करना है तो मैं चाइल्ड ओरिएंटेड स्कीम में डाल सकता हूँ। उसमें फ़र्क ये होता है कि जो चाइल्ड ओरिएंटेड स्कीम है नॉर्मली वो बोलते हैं कि जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा तभी आप निकाल सकते हो, या फिर 5 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा, तो वो जरूर रिस्ट्रिक्शन होते हैं। फिफ्थ हो गए इंडेक्स और ETF स्कीम, जो पैसिव स्कीम, जो आपके एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स बना हुआ है उसी में आपके पैसे जाते हैं। तो प्रीडोमिनेटली ये 5 अलग तरह की स्कीम्स होती है। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, राइट। तो हर म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास ये 5 कैटेगरीज की स्कीम्स रहेगी, ओके, और आप जाके चूज़ करते हो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सर मान लीजिए जैसे मैंने इक्विटी एज अ ब्रॉडर हेड चूज़ किया तो उसके अंदर कौन सी सब कैटेगरीज होती है? ओके, सो पहले आप जब इक्विटी समझते हो तो आपको इक्विटी की 3 ब्रॉड कैटेगरी समझनी पड़ेगी। इक्विटी क्या हो गया, अलग अलग कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। आप कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है, कोई कंपनी मिड साइज़ की होती है, कोई कंपनी स्मॉल साइज़ की होती है। तो एमफी ने क्या किया है, एमफी ने इस पूरे इक्विटी स्टॉक्स को क्लासीफाई किया है, ओके। सो कैसे क्लासिफिकेशन किए हैं, आपने नाम सुना होगा लार्ज कैप, राइट। तो लार्ज कैप का मतलब क्या होता है, वो बड़ी कंपनीज है, ओके। सो पहली जो टॉप 100 कंपनीज है बाय मार्केट कैप, नॉट बाय प्राइस, राइट, बाय मार्केट कैप की इन टर्म्स ऑफ साइज, ओके। तो जो टॉप 100 कंपनीज है इंडिया की, ओके, जो लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज है उसको एमफी लार्ज कैप बोलती है, ओके। जो 101th कंपनीज है, 101st कंपनी से 250th कंपनी है, ओके, सो नेक्स्ट 150 कंपनी है, उसको एमफी मिड कैप बोलती है, ओके। और जो 250th के बाद है, 251st कंपनी का सारी जो कंपनी है उसको एमफी स्मॉल कैप बोलती है। तो आपके जो ओवरऑल मार्केट यूनिवर्स है, आपके लार्ज कैप है टॉप 100, 150 मिड कैप, एंड देन उसके बाद सारे स्मॉल कैप हैं, ओके। तो अब आपके जो पैसे जाते हैं, राइट, वो इन किसी स्टॉक्स में भी जा सकते हैं, ओके। तो लार्ज कैप में भी जा सकते हैं, मिड कैप में भी जा सकते हैं, स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। तो अब इससे सब फंड हाउस क्या करते हैं, फंड हाउस अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करते हैं, ओके। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको पैसे कहाँ डालने। तो फंड हाउस के पास समझ लो एक लार्ज कैप स्कीम होगी, ओके। तो लार्ज कैप स्कीम का मतलब क्या होता है कि वो खाली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, ओके, प्रीडोमिनेटली, राइट। तो अगर हम बाय रूल ऐसे ही है कि वो लोग कुछ कुछ एक्सपोजर मिड स्मॉल में भी ले सकते हैं। तो सेबी क्या बोलती है, अगर फंड हाउस बोलती है कि मैं लार्ज कैप फंड हूँ, राइट, तो इन्वेस्टर तो नाम देख के इन्वेस्ट कर रहा है, तो अब फंड मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकता उसका मतलब। फंड में क्या होता है, अगर वो लार्ज कैप स्कीम है तो आपका जो 80% पैसा है वो खाली वो टॉप 100 कंपनीज में ही जा सकता है, ओके, ठीक है, ओके। वो ये नहीं बोलते कि आपको ये कंपनी बाय करनी है, वो कंपनी बाय करनी है, आपको ये बोलती है कि जो टॉप 100 कंपनीज है 80% जो आपका पैसा है उसमें जाना है, वो टॉप 100 में जाना पड़ेगा, करेक्ट। उसके बाद जो 20% पैसा है उसका आपका कुछ कैश भी हो सकता है, कुछ आपका मिड कैप भी हो सकता है, कुछ स्मॉल कैप, वो आप कर सकते हो, बट 80% पैसा जो होगा वो आपका लार्ज कैप में जाएगा, ओके। तो वैसे ही जैसे मिड कैप कंपनीज है, ओके, मिड कैप फंड बोलते हैं उसको। तो मिड कैप फंड में क्या बोलते हैं कि 65% जो आपका पैसा है वो मिड कैप कंपनीज में हो सकता है, ओके। आप मिड कैप फंड बोल के आप लार्ज कैप फंड नहीं कर सकते, तो आपका 65% पैसा जो होगा वो मिड कैप कंपनीज में जाएगा। बाकी जो 35% है आपका पैसा वो कुछ स्मॉल कैप में भी हो सकता है, कुछ लार्ज कैप में भी हो सकता है। अगर स्मॉल कैप फंड बोल रहे हो आप अपने आप को, तो आपका 65% पैसा स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। तो मतलब आपकी टॉप 150 कंपनी जो 250 कंपनीज है उसमें केवल 35% ही पैसा डाल सकते हो, रिमेनिंग जो पैसा है आपका 65, मेन जो 65% पैसा है वो आपका बिलो 250 कंपनीज में जाना पड़ेगा। तो सेबी ने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया है, तो उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फिर बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। वहाँ पे सेबी आपको डायरेक्ट वो देती है, फ्रीडम देती है कि ये फ्लेक्सी कैप है तो आप डिसाइड करो आपको कितना लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में डालना है, कितना स्मॉल कैप में डालना है। तो वो पूरा ओपन कैटेगरीज है। फिर एक कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं, सभी बोलते हैं मल्टी कैप। तो मल्टी कैप का मतलब क्या हो गया कि आपको हर कैटेगरीज में कुछ डालना है, कुछ डालना है। तो आपको 25% लार्ज कैप में भी डालना है, 25% मिड कैप में भी डालना है, 25% स्मॉल कैप में डालना है। उसके बाद जो रिमेनिंग 25% वो आप कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हर कैटेगरी का सेबी ने बहुत अच्छा डेफिनेशन बनाया है, ओके, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट प्रीडोमिनेटली क्या है, अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो 65% पैसा आपका हमेशा इक्विटी स्टॉक्स में होना ही पड़ेगा, ओके, राइट। वो बहुत क्लियर है। अगर आप 65% से कम इन्वेस्ट करते हो तो आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में क्लासीफाई नहीं होते हो। तो ये तो सर हो गया मार्केट कैप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। और कोई तरीके से होता है जहाँ पे हम इक्विटी फंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं? तो सेबी ने एक कैटेगरी बनाई है, फोकस कैटेगरी, जहाँ पे आप केवल 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, आप 30 से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपका स्टॉक्स कहीं पे भी हो सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कहीं पे भी हो सकता है, पर आपको केवल 30 स्टॉक्स में डालना पड़ेगा। उसके बाद सभी ने कैटेगरी ने कॉन्ट्रा कैटेगरी। कॉन्ट्रा क्या होते हैं कि जो कॉन्ट्रा स्टॉक्स कौन से होते हैं जो अभी फ्लेवर में नहीं है, ओके, उसकी भी सभी ने क्लासिफाई की कौन से स्टॉक कॉन्ट्रा में क्लासिफाई होते हैं। तो 65% आपका पैसा है वो केवल कॉन्ट्रा स्टॉक्स में ही हो सकता है।
ओके। सेम सभी ने कैटेगरी बनाई है वैल्यू स्टॉक्स, ओके, कि कौन से स्टॉक वैल्यू में क्लासीफाई होते हैं, ओके। तो अगेन आपका अगर आप वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 65% ऑफ पैसा आपके खाली वैल्यू स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आता है एक डिविडेंड यील्ड कैटेगरी। डिविडेंड मतलब क्या होता है, कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसका डिविडेंड जो देते हैं वो अच्छा होता है, राइट। तो आपका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा होता है। तो सेबी ने एक वो भी कैटेगरी बनाई कि किसी को डिविडेंड स्टॉक्स में डालना है तो डिविडेंड यील्ड बोल के कैटेगरी है। तो जहाँ पे आप पैसा डालते हो तो वो अगेन 65% पैसा आपका वो डिविडेंड यील्ड जो जिसकी हाई डिविडेंड है एक परसेंटेज के ऊपर, उसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। तो वैसे करके उन्होंने अलग अलग कैटेगरी वैसी बनाई है। उसके बाद उन्होंने बनाई एक सेक्टरल थीमेटिक्स की, ओके। ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, ओके, जहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक सेक्टर में डाल सकते हो। तो जैसे आज के इन पे जैसे अगर कोई बोलता है कि मुझे केवल बैंकिंग स्टॉक्स में डालना है, ओके, तो आप एक बैंकिंग फंड लॉन्च कर सकते हो। उसका मतलब क्या होगा कि आपके जो पैसे जाएंगे प्रीडोमिनेटली सारे के सारे बैंक के स्टॉक्स में। कितना परसेंट होता है? तो उसमें क्या होता है, अगर आपने पर्टिकुलर वो सेक्टर थीम ली है तो 80% पैसा आपको उसी थीम में जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपने बोला कि मेरा है बैंकिंग स्टॉक्स, अगर खाली बैंकिंग लिखा आपने तो आपका 80% पैसा खाली बैंकिंग में जाना पड़ेगा। अगर आपने पीएसयू थीम लिखा है तो आपका 80% पैसा खाली पीएसयू स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। तो आप इस थीम को थोड़ा सा डाइवर्स वो भी कर सकते हो। आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हो, बीएफएसआई बोल दिया, तो आपका बैंकिंग में भी जा सकता है, इंश्योरेंस में भी जा सकता है। कोई प्राइवेट बैंक लॉन्च करते हैं तो खाली प्राइवेट बैंक में जा सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारी थीमेटिक कैटेगरीज है। वैसे ही से डेट और हाइब्रिड फंड्स का भी क्लासिफिकेशन होता है इसी तरीके से? हाँ, इसी तरह से डेट में भी बहुत वाइड डाइवर्स क्लासिफिकेशन है और हाइब्रिड में भी बहुत वाइड क्लासिफिकेशन है। सो जैसे आपने कहा कि डेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, ओके। तो डेट में ब्रॉडली क्या कैटेगरीज होती है, एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट फंड्स, ओके। फिर एक ब्रॉड डेफिनेशन होता है ड्यूरेशन और क्रेडिट क्वालिटी। तो सभी ने दो अलग कैटेगरीज बनाई है कि या आप ड्यूरेशन प्ले कर रहे हो या आप क्रेडिट क्वालिटी प्ले कर रहे हो, ओके। सो पहले मनी मार्केट फंड्स आते हैं, उसमें भी सभी ने बहुत क्लासिफिकेशन किए हैं कि एक आपका हो गया ओवरनाइट फंड, जहाँ पे आप खाली पैसे ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हो, राइट। तो 1 दिन 2 दिन के लिए पैसे जो होते हैं वो आप ओवरनाइट फंड्स में डालते हो। फिर आता है लिक्विड फंड, जिसमें आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो 90 दिन से कम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, ओके। फिर उसमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरीज आती है, शॉर्ट ड्यूरेशन आती है। तो हर कैटेगरी में क्या हो, सभी ने वो जो नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बढ़ा दिया है। तो किसी में अप टू 90 डेज है, फिर 90 to 180 डेज है, लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 3 ईयर्स है। तो इस तरह से ड्यूरेशन डिफाइन की है सभी ने। क्योंकि डेट में क्या होता है, आप पैसे लेते हो, आप किसी को पैसा ब्याज पे दिए हो, राइट। तो आप कितने लंबे अवधि के लिए दे सकते हो, राइट। उसके हिसाब से फंड बना, उसके हिसाब से फंड्स बने हुए हैं। तो जैसे अगर आप जो जिसकी अवधि 90 डेज टू 180 अप टू 180 डेज है एज कम्पेयर टू उसका 3 ईयर्स है, तो ड्यूरेशन 3 ईयर्स वाला का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 180 डेज वाला। और जनरली रिटर्न्स लंबे ड्यूरेशन में ज़्यादा आते होंगे। अगर नॉर्मल यील्ड कर्व है, राइट, अगर नॉर्मल यील्ड कर्व है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका टेन्योर बढ़ता है वैसे आपके रिटर्न्स बढ़ते हैं। डेट मार्केट में भी क्या होता है, जैसे इक्विटी में स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं वैसे डेट में भी प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पे, ओके। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, राइट, तो जो लंबे ड्यूरेशन वाले फंड है वो आपको कम रिटर्न देंगे शॉर्ट ड्यूरेशन, और अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, ओके, तो लंबे ड्यूरेशन वाले कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न देंगे शॉर्ट ड्यूरेशन से। तो आपको डेट मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक इंटरेस्ट रेट साइकिल जानना बहुत जरूरी है कि वो अपवर्ड ट्रेंड इंटरेस्ट रेट साइकिल है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। उसके हिसाब से आपको अपने फंड सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बट नॉर्मली सेबी क्या बोलती है कि क्योंकि डिफाइन किए हैं डेज वाइज, तो आप अपने टेन्योर के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको पता है कि मुझे पैसे 90 दिन में चाहिए तो वैसे फंड में डालिए जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पैसा 90 दिन में वापस आ जाएगा। गोल के हिसाब से कर लो, गोल के हिसाब से डालो। अगर आपको पैसा 3 साल में चाहिए तो आप 3 ईयर ड्यूरेशन वाले फंड में डाल सकते हो, राइट। तो इस तरह से सभी ने ड्यूरेशन वाले फंड्स बनाए हैं। सेम चीज़ सभी ने क्रेडिट क्वालिटी पे भी बनाए हैं, ओके। तो अब आपकी क्रेडिट क्वालिटी क्या होती है, एक AAA होती है जो बहुत सेफ बड़ी कंपनीज है, फिर AA क्वालिटी होती है जो थोड़ी सी AAA से कम होती है, फिर सिंगल ए होती है, फिर BBB होती है, एंड सो ऑन सो फॉर। तो जितना आप नीचे जाते रहते हो क्रेडिट क्वालिटी में उतना आपका रिस्क बढ़ते रहता है। जैसे आपका रिस्क बढ़ता है आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है, आपकी जो YTM होती है यील्ड टू मैच्योरिटी वो भी बढ़ती रहती है, ओके। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ओके। तो आप क्रेडिट फंड में जब इन्वेस्ट करते हो तो आप वो रिस्क आप ले रहे हो कि मैं लोअर क्रेडिट क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके। तो वहाँ पे मेरा यील्ड भी ज़्यादा होगा, रिटर्न इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, बट कल कोई पेपर डिफॉल्ट होता है तो आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क।
तो सेबी ने क्रेडिट क्वालिटी के भी फंड्स बनाए हैं। जैसे सेबी ने फंड बनाया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, तो इसका मतलब क्या है, वो खाली बैंकिंग एंड पीएसयू के बॉन्ड में डाल सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें भी सेक्टर आ सकते हैं। इसमें भी सेक्टर आते हैं कि बैंकिंग, मेनली बैंकिंग एंड पीएसयू बनाया है, राइट। फिर बनाया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, तो उसमें पैसे आपके खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं। और हाइब्रिड में ये दोनों का मिक्सचर आ जाता है। ये दोनों का मिक्सचर आता है, बट हाइब्रिड में उन्होंने क्या किया है कि ये मिक्सचर का भी रेशियो डिसाइड किया है। ओके, तो इसलिए कहा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत सारी है। एज ए इन्वेस्टर आपको हर स्कीम की ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, क्योंकि बहुत मतलब लोग होते हैं जिसको प्योर इक्विटी में नहीं लेना है और प्योर डेट भी नहीं लेना है, तो मैं मिक्स ऑफ हाइब्रिड लेता हूँ जहाँ पे मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी दोनों आ जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। तो उसमें सभी ने क्या क्लासीफाई किया है, एक उन्होंने किया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का क्या मतलब होता है कि 10 से 25% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा, रिमेनिंग पैसा आपका डेट में रहेगा। ओके, फिर उन्होंने किया है बैलेंस हाइब्रिड फंड, जहाँ पे आपका 40 to 60% पैसा इक्विटी में रहेगा, रिमेनिंग पैसा आपका डेट में चलेगा। फिर उन्होंने किया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहाँ पे 60 से 80% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा, रिमेनिंग आपका डेट में रहेगा। तो अगर हम 3 क्लासिफिकेशन देखें, तो अगर आपको थोड़ा सा पैसा इक्विटी में रिस्क लेना है, बाकी आपको मेजॉरिटी डेट में रखना है, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड देख सकते हो। अगर आपको मिड दोनों के बीच का चाहिए तो आप बैलेंस हाइब्रिड देख सकते हो। और आपको अगर एग्रेसिव हाइब्रिड चाहिए, जहाँ पे आपको इक्विटी ज़्यादा एलोकेशन चाहिए, तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड देख सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एक डायनेमिक एसोल्यूशन बनाया है। ओके, जहाँ पे फंड मैनेजर कॉल लेगा कि मुझे अपना डेट और इक्विटी कैसे बढ़ाना है। जैसे वहाँ पे फ्लेक्सी कैप था, वहाँ पे हाइब्रिड में डायनेमिक एसोल्यूशन हो गया यहाँ पे। और उसको बैलेंस एडवांटेज फंड भी बहुत कॉमन नेम है उसका। तो यहाँ पे फंड मैनेजर कॉल लेता है कि मार्केट महंगा है तो मैं इक्विटी को एलोकेशन कम कर दूंगा, डेट का एलोकेशन बढ़ा दूंगा। मार्केट में सस्ता लग रहा है तो मैं इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दूंगा, डेट एलोकेशन कम कर दूंगा। जैसे कोविड आया था तो उन्होंने सबने अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दिया था, राइट। अगर उनको मार्केट का भी महंगा लगेगा तो उन लोग अपना डेट एलोकेशन बढ़ा देंगे, इक्विटी एलोकेशन कम कर देंगे। तो अब आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा, इक्विटी जिसको बोलते हैं सेबी आर्बिट्राज जो होते हैं, राइट, जहाँ पे इक्विटी स्टॉक्स में डालते हैं कैश और फ्यूचर्स मार्केट में, उसको भी सेबी इक्विटी क्लासीफाई करती है। तो हाइब्रिड फंड में क्या है, आर्बिट्राज का रिटर्न जो होता है वो डेट के हिसाब से होता है, बट आपका जो क्लासिफिकेशन है वो इक्विटी में आता है। तो ये बैलेंस हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि अगर जब इक्विटी कम करना होता है, इक्विटी को कम करते हैं और अपना आर्बिट्राज को बढ़ा देते हैं। तो वो भी डेट लाइक एक्सपोजर है, बट क्लासिफिकेशन इक्विटी में होता है। फिर सेबी ने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कैटेगरी निकाली है, मल्टी एसेट फंड। ओके, तो जहाँ पे आप पैसा कमोडिटी में भी डाल सकते हो। गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, तो इंटरनेशनल इक्विटीज भी आ गया। ओके, तो एक तो आ गया आपका इक्विटी डेट, एक हो गया जहाँ पे आप कमोडिटी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप गोल्ड सिल्वर इन सबको अगेन डिस्क्रिप्शन फंड मैनेजर का मल्टी एसेट। तो आपको ब्रॉड डेफिनेशन आप बता देते हो कि मेरा क्या रेंज रहेगा गोल्ड में, क्या रेंज रहेगा इक्विटी में, क्या रेंज रहेगा डेट में। तो उस तरह से आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी लॉन्च कर सकते हो। तो इस तरह से सभी ने बहुत सारी हाइब्रिड में क्लासिफिकेशन, आर्बिट्राज फंड डाला है, इक्विटी सेविंग्स फंड डाला है। एक आर्बिट्राज फंड हो गए जहाँ पे पैसा आपका इक्विटी में जाता है, राइट, बट वहाँ पे आप क्या करते हो, आप आपकी जो बाई किए हो उसका इमीडिएटली फ्यूचर में आप उसको सेल कर देते हो। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत मतलब रिस्क बहुत कम हो जाती है। और तो रिटर्न लाइक डेट फंड होते हैं, ओके, बट क्लासिफिकेशन इक्विटी कैटेगरी में आती है, राइट। तो इस तरह से सभी ने हाइब्रिड में क्लासिफिकेशन किया है। तो आपको समझना पड़ेगा आपने कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाला है, एग्रेसिव हाइब्रिड में डाला है, बैलेंस हाइब्रिड में डाला है या बैलेंस एडवांटेज फंड में डाला है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और सर अभी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इक्विटी में हमें समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में 12.5% लगता है और शॉर्ट टर्म में 20% जितना प्योर जो इक्विटी स्कीम जो आपने फर्स्ट कैटेगरी हमको बताई थी उसमें इस तरीके से लगता है। डेट और हाइब्रिड फंड में ये टैक्सेशन कैसे वर्क करता है? सो डेट फंड में अभी मतलब आज के दिन पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि अलग अलग डेट्स आ गए हैं उसके अंदर। बट अगर मैं नए इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, ओके, तो आज के दिन आप डेट फंड में डालते हो तो इट इज़ क्लासिफाइड एज गुड एज योर एफडी और एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी आप पैसा डालते हो, ओके, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। ओके, पे आउट नॉर्मली आप ग्रोथ स्कीम लेते हो तो आपका पैसा बढ़ते रहता है। तो आप जब विड्रॉ करोगे, ओके, तो जो भी रिटर्न आया है वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है। ओके, केवल डिफरेंस ये है एफडीज और डेट फंड में। एफडीज में क्या होता है, आपका अक्रूड इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है। तो अगर आपने 1 लाख की एफडी की है और समझ लीजिए आपको 7% का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल बाद और आपने 5 साल की एफडी की है, तो आप पैसे तो 5 साल बाद विड्रॉ करोगे, इंटरेस्ट भी आपको नॉर्मली आप क्यूमुलेटिव लेते हो तो इंटरेस्ट भी आपको 5 साल बाद पे आउट होगा। बट एफडी में क्या होता है, हर साल आपको जो आपका इस साल का जो 7,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। ओके, डेट फंड में क्या होता है, अक्रूड इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं होता है। आपने आज डाला है, आपका रिटर्न आते रहेगा, बढ़ते रहेगा। जिस दिन आप निकालोगे
उस दिन लगेगा, उस दिन जो भी आपका इनकम हुआ है वो आपके सारी इनकम में ऐड हो जाएगा। इनकम स्लैब वाइज, फिर इनकम स्लैब वाइज आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर आप स्लैब वाइज जो भी आप टैक्स देना है वो आपको देना है। पर जब तक आप नहीं निकाल रहे हो, राइट, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इट्स अ गुड टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट कि मुझे अगर मुझे 10 साल तक नहीं निकालना है तो मुझे 10 साल तक मैं टैक्स पोस्टपोन कर रहा हूँ, बट मुझे टैक्स देना पड़ेगा। संपूर्ण आंसर इज यस, वो आपको टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ही देना पड़ेगा। अब इसमें थोड़े से रूल्स है कि अगर आपने 2022 से पहले डाले हैं तो आपका अलग टैक्स स्ट्रक्चर है, 2023 में डालें तो अलग स्ट्रक्चर है, बट मैं ब्रॉडली हम नई इन्वेस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप डालोगे तो आपका टैक्स स्लैब के अंदर आएगा। ओके, अगर हम हाइब्रिड सम की बात करें, ओके, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन है। वहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन है कि दे कैन बी क्लासिफाइड, तो उसमें अगर आपका एलोकेशन, राइट, इक्विटीज़ में है, ओके, तो वो उसका क्लासिफिकेशन जैसे मल्टी एसेट फंड हो गए या बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए, तो उसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। उसमें क्या हो सकता है, आप 65% पैसा आप अपना इक्विटी और आर्बिट्राज में रख सकते हो। तो अगर आप 65% आपका पैसा इक्विटी और आर्बिट्राज में है, ओके, तो वहाँ पे आपका जो टैक्स रेट है वो आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड जैसे लगता है, 12.5 और 20। अगर आपने 1 साल से पहले निकाला 20, 1 साल के बाद निकाला 12.5। बट आपका डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है जहाँ पे कुछ कंपोनेंट इक्विटी का है बट आपका बाकी परसेंट डेट में है, तो उसमें क्या होता है, टाइम फ्रेम 1 साल की जगह पे 2 साल हो जाता है। करेक्ट। ओके, तो 2 साल के बाद, ओके, 2 साल के बाद वो आपका टैक्स रेट सेम 12.5% और 2 साल से पहले निकाला 20% टैक्स ब्रैकेट। ओके, तो 3 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। अगर आपने प्योर डेट फंड में डाला है तो एज पर इनकम टैक्स स्लैब, अगर आपने प्योर इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड जहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड है वहाँ पे 1 साल के बाद 12.5%, 1 साल से पहले 20%। अगर आपने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाला जहाँ पे डेट और इक्विटी एक्सपोजर बट डेट इज मोर एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो वहाँ पे आपका क्या क्लासिफिकेशन है, वहाँ पे आपका 1 साल की जगह पे 2 साल हो जाता है। और मल्टी एसेट फंड भी उसी कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, तो आपका 1 साल के बढ़ के 2 साल हो जाता है। तो 2 साल के बाद वो आपका 12.5% या 20%, which is करेक्ट। आपने टैक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया फॉर ऑल द डिफरेंट स्कीम्स। अब जब मैं खुद डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ तो जनरली मेरा 12.5% में कोई भी स्टॉक बाई करता हूँ या सेल करता हूँ, लंबे समय के लिए रखता हूँ तो 12.5% लगता है, और शॉर्ट टर्म में वो 20% चला जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स भी आई एम वेरी श्योर जो फंड मैनेजर होता है उनके थॉट प्रोसेस भी चेंज होते हैं, या फिर उन्होंने जो थीसिस सोची थी वो प्ले आउट हो जाती है या नहीं होती है, तो वो लोग भी बाई सेल करते हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड के हाथ में भी जब उनका बाइंग सेलिंग होता है तब उनको भी ये टैक्सेशन देने रहते हैं, या फिर मी एज एन इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है वो जब यूनिट्स बाई सेल करे तभी वो टैक्सेशन लगता है? सो कुणाल, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इक्विटी, और इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है। ओके, इसमें एक बहुत ही टैक्स प्लानिंग होती है। डायरेक्ट इक्विटी में क्या होता है, मुझे ये पैसे 20 साल तक रखने हैं, ओके, मुझे इक्विटी में रखना है, बट हो सकता है मैं कोई कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो सकता है, कोई मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, और मुझे बाई सेल करते रहना पड़ता है, राइट। मैंने आज सेल किया, बाई किया, फिर 1 साल बाद मैंने सेल कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एवरी टाइम मैं जब ये ट्रांजेक्शन करता हूँ, ओके, इन डायरेक्ट इक्विटी आई हैव टू पे टैक्सेस, मुझे हर बार टैक्स पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, फंड मैनेजर कितनी बारी बाई सेल करो टैक्स नहीं लगता, तो वो एज ए ट्रस्ट रन होता है, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और मैंने आज पैसे डाला, जैसे मैंने कहा मुझे 20 साल तक छूना ही नहीं है, तो मैंने आज पैसे डाल दिए, मैं 20 साल तक निकालता नहीं हूँ म्यूचुअल फंड से, पर मेरे स्टॉक्स बाई सेल हो रहे हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि फंड मैनेजर कोई स्टॉक को जरूरी नहीं है कि 20 साल तक रखेगा, वो हर स्टॉक वो शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म भी करते हैं, वो बाई सेल करते रहते हैं, पर उन कोई ट्रांजेक्शन पे ना म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई टैक्स देना है, ना मुझे इन्वेस्टर को कोई टैक्स देना है, राइट। ओके, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मैं जब 20 साल बाद निकालूंगा, राइट, उसी टाइम पे जो भी मेरा ग्रोथ हुआ है उसमें मुझे वन टाइम टैक्स उस टाइम पे टैक्स देना है, बट इसके 20 साल तक मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। वैसे डायरेक्ट इक्विटी मुझे हर साल टैक्स देना है। जो टैक्स का जो कंपाउंडिंग होता है, राइट, जो मैंने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया हो तो मैंने अपने पॉकेट से दिया है, पर म्यूचुअल फंड वो उसका मुझे देना नहीं पड़ता, तो वो कंपाउंडिंग होते रहता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इक्विटी। तो बेसिकली जब मैंने यूनिट्स बेचे तो ही मेरा टैक्सेशन आता है, उससे पहले आपको कोई टैक्सेशन नहीं आता। फंड में चाहे पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दे तो भी नहीं आपको, ना फंड मैनेजर को टैक्स देना पड़ता है, ना आपको टैक्स देना पड़ता है। तो सर जैसे बाइंग सेलिंग में मुझे बेनिफिट है म्यूचुअल फंड होल्ड करने में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या कोई बेनिफिट मिलता है, स्पेशली ग्रोथ स्कीम्स में, क्योंकि काफ़ी पैसा लोग का ग्रोथ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ही जाता है, तो वहाँ पे जब डिविडेंड्स आते हैं उन कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स को, तो मी एज एन इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट है उस डिविडेंड के टैक्सेशन पे भी? बहुत अच्छी पॉइंट, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको टैक्सेशन का बाइंग सेलिंग बताया, डिविडेंड पे भी उतना ही बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर जब स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो और आपको डिविडेंड आता है तो वो आपकी डिविडेंड आपके इनकम में ऐड हो जाता है, और आपको टैक्स आपके एज पर योर टैक्स ब्रैकेट देना पड़ता है। तो आप 30% 40% टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा।
वेयर्स इन म्यूचुअल फंड जो कंपनी जब डिविडेंड देती है तो म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना उसके ऊपर, ओके, राइट। तो वो डिविडेंड आता है तो वो आपके अपने आप स्कीम में पोर्टफोलियो वैल्यू सेम रहता है, राइट। तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, Correct. ओके। और अगर वो उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो ओवर पीरियड टाइम बढ़ते रहता है, तो जब टैक्स दोगे तो आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोगे, विच इज ओनली 12.2 ग्रोथ स्कीम में से डिविडेंड को वापस रीइन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपका जो टैक्स है वो एज ए कैपिटल गेन ही लगेगा। तो एज वेज अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो तो जो भी आपको डिविडेंड आता है आपको अपने टैक्स स्लैब में ऐड करना है, और आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 30-40% टैक्स देना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड में आप, क्योंकि वो रीइन्वेस्ट हो जाता है और वो ग्रोथ होते रहता है। तो जब आप निकालो, पहले तो आपको अभी देना ही नहीं है, आपको टैक्स देना जब आप निकालोगे, और जब आप निकालोगे तो भी आपको 12.5% टैक्स देना है एज कम्पेयर टू एज पर टैक्स स्लैब। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशियल है ग्रोथ स्कीम में जो डिविडेंड आता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, ओके। बट केवल इसमें ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेते हो, जैसे कुछ स्कीम में होती है कि म्यूचुअल फंड में आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले सकते हो, राइट। वहाँ पे ये म्यूचुअल फंड आपको पहले डिविडेंड पे आउट स्कीम कभी लेना नहीं चाहिए, करेक्ट। क्योंकि वो डिविडेंड पे आउट क्या होता है म्यूचुअल फंड में, वो आपके पैसे ही आपको वापस दे रहे हैं, राइट। तो उसके कारण वो जब NAV कम हो जाती है, ओके, और उसका इम्पैक्ट क्या है कि आपको ऐसे वो डिविडेंड आता है तो आपको अपने टैक्स स्लैब में उसको ऐड करना पड़ता है, ओके। वो 12.5-20 में नहीं जाता है, 12.5-20 में, तो आपका टैक्स स्लैब में आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में डिविडेंड पे आउट आपको कभी नहीं लेना चाहिए, राइट, नीदर डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड हमेशा ग्रोथ स्कीम लेना चाहिए, और जो स्टॉक्स जब डिविडेंड देंगे तो वो आपके रीइन्वेस्ट हो जाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है। और सर वन लास्ट क्वेश्चन, आपने सेबी के एज ए रेगुलेटर के बारे में म्यूचुअल फंड्स में बताया, उसके अलावा और भी कोई रेगुलेटर्स है जो मॉनिटर करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, ताकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा मतलब स्कैम तरीके से बाहर ना चला जाए? हाँ, तो सही कहा, जो सेबी तो मेन रेगुलेटर है ही। सेबी ने अपने नीचे एक एम्फी बना के रखी है जो पूरा डे टू डे ऑपरेशन म्यूचुअल फंड का रेगुलेट करती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे रेगुलेटर्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे बैंकिंग म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो RBI के गाइडलाइंस के अंदर भी आते हैं, ओके। फिर जो मनी मार्केट फंड्स हैं वो भी RBI के गाइडलाइंस के उसके ऊपर रेगुलेट होते हैं। फिर क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेशंस हैं वो भी म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल हैं, करेक्ट, ओके। फिर म्यूचुअल फंड एज ए ट्रस्ट फॉर्म होती है, जैसे मैंने कहा आपका म्यूचुअल फंड सारा पैसा एज ए ट्रस्ट है, और आपका पैसा पूरा सेफ गार्ड है। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के जो भी रूल्स हैं वो भी म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। इसके बाद आपके कंपनीज एक्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज में आती है, तो कंपनीज एक्ट के जो भी रूल है वो भी म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल है, और ओवर एंड अबव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि खाली एक रेगुलेटर नहीं है, यू हैव सेबी, यू हैव RBI, यू हैव इंडियन ट्रस्ट एक्ट, यू हैव कंपनीज एक्ट, यू हैव स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये सारे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो आप निश्फिक्र रहिए कि आपके पैसे 100% सेफ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वाइज, राइट। मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट एज ए सिक्योरिटी वाइज आप निश्फिक्र रहिए। जो आप छोटे मोटे जो न्यूज़ सुनते हैं उसके लिए आपके पैसे का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है म्यूचुअल फंड कंपनीज में तो सेबी उसको रेगुलेट की है, और उसके बाद जो पेनल्टी लगी है वो पेनल्टी सारे जो भी अमाउंट रिकवर हुआ है वो पूरा यूनिट होल्डर्स को ही मिलता है, ओके। तो सेबी ने वो पेनल्टी डाल के जो पैसा आए हैं वो वापस यूनिट होल्डर्स को रिफंड किए हैं। तो उस हद तक सेबी जाती है। तो आप निश्फिक्र रहिए कि आपके पैसे का कोई साइफनिंग ऑफ हो सकता है या कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके पैसे पूरे सेफ है। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहिए तो आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है। थैंक यू सो मच निखिल सर। आई थिंक टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स का कभी किसी ने इतने डिटेल में कवर नहीं किया होगा। मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा पॉडकास्ट है जो अगर कोई म्यूचुअल फंड की टेक्निकलिटी समझना चाहता है तो इसको देख लेगा तो उनका काम हो जाएगा। तो बहुत एवरग्रीन पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू, आपने टेक्निकलिटीज़ को इतना ईजिली और इतना सरल भाषा में हमारे ऑडियंस के लिए समझाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।